नमस्कार मित्रों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश लेखपाल की टेस्ट सीरीज आज से प्रारंभ हो गई है और इसका पीडीएफ भी आप लोग को मिलेगा। और हमारी जो भी टेस्ट सीरीज होगी बहुत ही बेहतरीन ज़बरदस्त होगी, आयोग के प्रश्नों के बेस पे होगी। आयोग का जो सिलेबस है, सिलेबस के बेस पर ही सारे के सारे प्रश्न होंगे और सारगर्भित रामबाण टेस्ट सीरीज होगी, सिलेबस के बेस पे होगी और व्याख्या के साथ होगी। और अगर मैं आपको पूरी तरह से विश्वास दिलाता हूं, अगर परीक्षा होने तक अगर आपने हमारी टेस्ट सीरीज को, हमारी सभी मटेरियल को फॉलो कर लिया, 100% फॉलो कर लिया, तो परीक्षा हाल में बेहतरीन प्रदर्शन आप करेंगे। आपका प्रदर्शन उत्तम ही नहीं सर्वोत्तम होगा, इसका विश्वास दिलाता हूं आपको। तो आइए सीधे प्रश्नों पे आते हैं। यह सभी जो प्रश्न हैं यह ग्राम समाज एवं विकास से संबंधित प्रश्न हैं। इसका पीडीएफ भी आपको मिलेगा। आप लोग टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आइए सीधे प्रश्नों पे आते हैं। प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिया सलाई उद्योग का केंद्र है? तो चार ऑप्शन है आप लोग के सामने। उत्तर प्रदेश का वह कौन सा शहर है जो दिया सलाई उद्योग का केंद्र है? तो वह जो शहर है वह है बरेली। बरेली जो है दिया सलाई उद्योग का केंद्र है, बरेली। ध्यान रखिएगा, बरेली है। इसकी व्याख्या देख लीजिए। दिया सलाई उद्योग के लिए बरेली एक प्रसिद्ध क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश में कई लघु एवं सूक्ष्म उद्योग हैं जो विशेष वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध है। जैसे इत्र और सुगंधित तेल के लिए कौन सा जगह प्रसिद्ध है? आप जानते हैं, कन्नौज, लखनऊ और इलाहाबाद। हाल ही में कन्नौज में एक कांड भी हुआ था। इत्र व्यापारी के यहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में धन मिला हुआ था। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं, इत्र एवं सुगंधित तेल का जो केंद्र है कन्नौज है, लखनऊ है और इलाहाबाद है। इलाहाबाद का नाम अब प्रयागराज हो गया है, ध्यान रखिएगा। कालीन निर्माण का जो केंद्र है बरेली है, अलीगढ़ है, इटावा है, मिर्जापुर है। फर्श वाले कपड़े के जो निर्माण केंद्र हैं वह कौन सा है? तो आगरा, वाराणसी, भदोही, मिर्जापुर और बरेली। माचिस उद्योग का केंद्र कौन सा है? तो बरेली, इलाहाबाद और मेरठ। यह आपके माचिस उद्योग के केंद्र हैं। तो इसे आप अच्छे से देख लें, यह जो भी कुछ है। और हमारे जो भी प्रश्न होंगे बेहतरीन होंगे, जबरदस्त होंगे। परीक्षा हाल में आप बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे, इसका मैं विश्वास दिलाता हूं आपको। अगर आपने परीक्षा होने तक अगर आपने पीसीएस पाठशाला के सभी टेस्ट सीरीज को फॉलो कर लिया तो टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा नहर उत्तर प्रदेश में सबसे लंबा नहर है? तो बेतवा नहर है या निचली गंगा नहर है, शारदा नहर है या इनमें से कोई नहीं? तो सबसे लंबी नहर जो है वह है आपकी शारदा नहर। शारदा नहर जो है सबसे लंबी नहर है। विकल्प 3 जो है यह आपका सही है। इसकी व्याख्या देख लीजिएगा। शारदा नहर वर्ष 1900 सबसे लंबी नहर है शारदा नहर। और यह जो नहर है यह आपका 1928 में बनकर तैयार हुई थी। यह नहर शारदा नदी पर शारदा नहर का निर्माण किया गया था। और कब किया गया था? 1928। ध्यान रखिएगा, 1928 यह चीज़ ध्यान रखिएगा। शारदा नहर का निर्माण कब हुआ था? 1928 में। इस नहर पर, शारदा नहर पर ही खटीमा पावर स्टेशन है। खटीमा पावर स्टेशन है जो है वह शारदा नहर पे है, ध्यान रखिएगा। शारदा नहर पे क्या है? खटीमा पावर स्टेशन। खटीमा पावर स्टेशन, ये देखिए, ये ध्यान रखिएगा। खटीमा पावर स्टेशन जो है वह शारदा नहर पे है। बेतवा नहर का निर्माण कब हुआ था? बेतवा नहर का निर्माण जो हुआ था 1885 में हुआ था। शारदा नहर का निर्माण 1928 में और बेतवा नहर का निर्माण हुआ था 1885 में। हमीरपुर और खेतौना इसकी दो शाखाएं हैं। निचली गंगा नहर का निर्माण कब हुआ था? 1878 में हुआ था। नरोरा में पूरा किया गया था निचली गंगा नहर को। और कानपुर इटावा नहर इसकी दो शाखाएं हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर सन आप बस ध्यान रखिएगा, सन जो है वह ध्यान रखिएगा। जैसे शारदा नहर का निर्माण कब हुआ था? तो 1928 में शारदा नहर का निर्माण हुआ था, यह चीज़ ध्यान रखिएगा। बेतवा नहर का निर्माण कब हुआ था? 1885 में, इसे ध्यान रखिएगा। और निचली गंगा नहर का निर्माण कब हुआ था? 1978, इसे ध्यान रखिएगा। यह इन तीनों चीज़ों को आप अच्छे से देख लीजिएगा, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, किस प्रकार की मृदा उत्तर प्रदेश के गंगा के मैदान में पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश के गंगा के मैदान में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? बांगर मृदा, खादर मृदा या दोनों विकल्पों में से दोनों विकल्प सही हैं, बांगर और खादर, या इनमें से कोई नहीं, एक या दो में से कोई नहीं? तो देखिए, उत्तर प्रदेश के गंगा के मैदान में बांगर और खादर दोनों प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं। बांगर और खादर जो है दोनों प्रकार की मृदाएं पाई जाती है। बांगर और खादर दोनों, मतलब यह आपका विकल्प 1 और 2 दोनों सही है, मतलब 3। तो इसकी व्याख्या देख लीजिएगा, ध्यान रखिएगा, व्याख्या देख लीजिए। गंगा के मैदान में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। बांगर और खादर इसके दो उपखंड हैं।
बांगर मृदा उत्तर प्रदेश के उत्तरी व मध्य भाग में पाई जाती है। इस क्षेत्र की मिट्टी में कुछ कंकर और पत्थर भी पाए जाते हैं। गहन कृषि के कारण मिट्टी की उर्वरता कम हो गई है। खादर मृदा जो है वह क्या है, उत्तर प्रदेश के बाढ़ के मैदान में इस प्रकार की मिट्टी होती है। खादर मृदा चूने, पोटास, मैग्नीशियम और कार्बनिक पदार्थों से समृद्ध है। मिट्टी उपजाऊ है और खाद की ज़्यादा जरूरत नहीं होती है। बाढ़ के कारण क्षेत्र में तलछटी तत्वों की वजह से मिट्टी उपजाऊ बनी रहती है। अगले प्रश्न पर आइए, उत्तर प्रदेश में कितने लोकसभा क्षेत्र हैं? बहुत ही कॉमन प्रश्न है, आप लोग को पता भी होगा कितना लोकसभा क्षेत्र है। तो उत्तर प्रदेश में कितने लोकसभा क्षेत्र हैं? तो वह है 80 लोकसभा क्षेत्र। 80 लोकसभा क्षेत्र, ध्यान रखिएगा। देखिए, उत्तर प्रदेश के कुल 80 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं। 80 लोकसभा क्षेत्रों में से कुल 17 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। 80 लोकसभा सीट है पूरे उत्तर प्रदेश में, जिसमें से 17 सीट जो है वह अनुसूचित जाति के लिए निर्वाचित है, आरक्षित है। 17 सीट पर अनुसूचित जाति के लोग हैं। लोकसभा में अधिकतम 552 निर्वाचन क्षेत्र है। लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन के लिए था, वह खत्म हो चुका है, ध्यान रखिएगा, वह खत्म हो चुका है संशोधन के द्वारा। उसके बारे में जानकारी दूंगा आपको। इस समय वर्तमान में कितनी लोकसभा क्षेत्र सीट है? तो कुल मिलाकर 550 ही है। पहले 552 था, उसे खत्म कर दिया गया। दो जो था एंग्लो इंडियन के लिए था, वह खत्म हो गया है। 530 जो सीट है निर्वाचन क्षेत्र, वह 28 राज्यों में है। और जो 20 सीटें हैं वह केंद्र शासित प्रदेशों में हैं। जो 20 सीटें हैं वह केंद्र शासित प्रदेशों में हैं। 20 सीट केंद्र शासित प्रदेश में और 530 सीट जो है 28 राज्यों में है। और सबसे ज़्यादा जो लोकसभा निर्वाचन सीट है वह उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिकतम एससी आबादी है? मतलब अनुसूचित जाति की सबसे ज़्यादा आबादी किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, तमिलनाडु में है, या इनमें से कोई नहीं? तो अनुसूचित जाति की जो सबसे ज़्यादा आबादी है वह उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में है। अनुसूचित जाति की सबसे ज़्यादा आबादी कहाँ है? तो वह है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में विकल्प 1। और अगर आपको कहा जाए कि प्रतिशतता कहाँ ज़्यादा सबसे ज़्यादा है, तो वह आपका पंजाब में होगा। लेकिन अनुसूचित जाति की जो सबसे ज़्यादा आबादी है वो उत्तर प्रदेश में है। भारत में सबसे अधिक एससी जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में भारत की एससी आबादी का 16.6% है। मतलब भारत में जितनी भी अनुसूचित जाति के लोग हैं उसमें 16.6% जो हैं वह उत्तर प्रदेश में रहते हैं, ध्यान रखिएगा। और यूपी की जितनी जनसंख्या है उसमें अनुसूचित जाति की आबादी का कितना प्रतिशत है? 20.69%। 20.69%। भारत की आबादी, भारत में पूरे इंडिया में जितने भी अनुसूचित जाति के लोग हैं उसमें कितना फीसदी उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं? तो 16.6%। 16.6%, ध्यान रखिएगा, 16.6%। और यूपी की जो जनसंख्या है उसमें एससी की आबादी कितनी है? तो 20.69%। 20.69%। तो इसे ध्यान रखिएगा। दोनों में दोनों बातें अलग अलग हैं, लेकिन उसे ध्यान में रखने वाली बातें हैं। उत्तर प्रदेश में सीतापुर जिले में अधिकतम एससी आबादी है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में सबसे ज़्यादा एससी आबादी कौन से जिले में है उत्तर प्रदेश के? तो सीतापुर जिले में। सबसे कम जो एससी आबादी है वह किस जिले में है? तो वो है बागपत में। बागपत में जो है सबसे कम एससी आबादी है, मतलब अनुसूचित जाति की आबादी। सोनभद्र जिले में सबसे अधिकतम एसटी आबादी है। सोनभद्र जिले में सबसे अधिकतम अनुसूचित जनजाति की आबादी है। तो यह फैक्ट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न देखिए, भूमि राजस्व 1901 की किस धारा में लेखपाल का वर्णन किया गया है? आप उत्तर प्रदेश लेखपाल की परीक्षा दे रहे हैं तो यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है आप सभी के लिए। भूमि राजस्व 1901 की किस धारा में लेखपाल का वर्णन किया गया है? धारा 23, धारा 24, धारा 25 या धारा 26? तो यह देख लीजिएगा, भूमि राजस्व 1901 की किस धारा में लेखपाल का वर्णन किया गया है? तो धारा 23 में। धारा 23 में, ध्यान रखिएगा। भूमि राजस्व 1901 की धारा 23 में लेखपाल का वर्णन किया गया है। लेखपाल ग्राम स्तर पर सरकार का प्रतिनिधि होता है। 1906 तक उसे स्वयं गांव द्वारा भुगतान किया जाता था। देखिए 1906 तक ऐसी व्यवस्था थी कि गांव समाज के द्वारा ही लेखपाल को वेतन दिया जाता था। 1906 तक उसे स्वयं गांव द्वारा भुगतान किया जाता था, लेकिन अब वह एक वेतनभोगी सरकारी कर्मचारी है। इसके प्रभार में आमतौर पर 1 या 2 गांव होते हैं, लेकिन आमतौर पर इस समय ऐसे नियम तो 1 या 2 गांव के ही हैं। 1 या 2 गांव एक लेखपाल के अंतर्गत होगा, लेकिन इस समय लेखपालों की इतनी कमी है कि 10-10, 15-15 गांव एक लेखपाल के जिम्मे आते हैं। तो इस तरह से है।
लेखपाल के महत्वपूर्ण कर्तव्य क्या है? तो सर्वेक्षण करना, खेतों का निरीक्षण करना, फसल आंकड़ों का अभिलेखन करना, खेतों और गांवों की अन्य भूमियों के आधिकारिक नक्शे का संशोधन करना, और कभी कभी लेखपाल संग्रह का कार्य भी कर लेता है। दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो 5वां स्थान है, पहला स्थान, ध्यान रखिएगा, पहला स्थान है। दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? पहला स्थान है, पहला स्थान। उत्तर प्रदेश दुग्ध उत्पादन में पहले स्थान पर है। उत्तर प्रदेश भारत में सबसे अधिक दुग्ध उत्पादन करने वाला राज्य है। सबसे ज़्यादा अगर दूध का उत्पादन होता है तो किस राज्य में होता है? तो उत्तर प्रदेश में होता है। भारत में कुल दूध उत्पादन में 17% से अधिक हिस्सेदारी रखता है उत्तर प्रदेश। मतलब पूरे देश में जितना भी दूध का उत्पादन होता है उसमें 17% दूध का उत्पादन सिर्फ और सिर्फ यूपी में होता है। सबसे बड़ा दूध उत्पादन होने के अलावा उत्तर प्रदेश में गायों और भैंसों की सबसे बड़ी संख्या भी है। तो यह भी फैक्ट आप ध्यान रखें, सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन उत्तर प्रदेश करता है। पूरे देश के दूध उत्पादन का 17% अकेले उत्तर प्रदेश करता है। और पूरे देश में जितना भी पशुधन है, मतलब गाय और भैंस हैं, उसमें सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी भी उत्तर प्रदेश की है। सबसे ज़्यादा गाय और भैंस की आबादी किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में है, जो कि 1.8 करोड़ से अधिक है। मतलब 1,80,00,000 गाय और भैंस उत्तर प्रदेश में है, ध्यान रखिएगा। देखिए खेरीगढ़, पवार, गंगातिरी और केकठा, यह गाय की नस्लें हैं उत्तर प्रदेश में। खेरीगढ़, पवार, गंगातिरी और केकठा गाय की नस्लें हैं। ये गाय की नस्लें मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं और उच्च मात्रा में दूध उत्पादन के लिए जानी जाती हैं। यह जो चारों नस्लें हैं वे उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं। उत्तर प्रदेश के 40 से अधिक डेयरी सहकारी समितियां हैं। कुछ सहकारी समितियां हैं 40 से अधिक उत्तर प्रदेश में, जो देश के कई राज्यों में दूध की आपूर्ति करती हैं। राजस्थान में पशुधन क्षेत्र सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार और ग्रामीण जनता को की पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो पशुधन है, मतलब गाय भैंस की आबादी है, वह यूपी में है। यूपी के बाद किस राज्य में है? तो वह राजस्थान में है, ध्यान रखिएगा, राजस्थान में है। देखिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2025 तक दूध प्रसंस्करण क्षमता को दोगुना करने के सरकार के संकल्प की घोषणा की थी। ये दूध प्रसंस्करण क्या होता है? तो दूध से जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं उसे दुग्ध प्रसंस्करण कहते हैं। तो 2025 तक दूध प्रसंस्करण की क्षमता को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा 2025 तक। तो इसे भी ध्यान रखिएगा, 2025 तक दूध प्रसंस्करण की क्षमता को दोगुना किया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में नामांकन करने की आयु क्या है? तो देखिए यह 4 ऑप्शन है आप लोग के सामने। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में नामांकन करने की जो आयु है वह क्या है? तो 18 से 50 वर्ष, 18 से 50 वर्ष तक, ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में नामांकन करने की आयु जो है 18 से 50 वर्ष तक है। फरवरी 2015 में वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा 2015 के बजट भाषण में इसका मूल रूप से उल्लेख किया गया था। इसे औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 9 मई 2015 को कोलकाता में प्रारंभ किया गया। तो देखिए इस प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना में नामांकन करने की आयु क्या है? तो 18 से 50 वर्ष। इसे जरूर ध्यान रखिएगा अच्छे से। और इसकी जो घोषणा हुई थी, देखिए फरवरी 2015 में वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा 2015 में इसका उल्लेख किया गया था बजट भाषण में, लेकिन इसकी औपचारिक घोषणा जो हुई थी वह 9 मई 2015 को कलकत्ता में हुआ था मोदी जी के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा 9 मई 2015 को औपचारिक घोषणा हुआ था। सन अगर याद कर लेंगे तो वो भी बहुत बढ़िया है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना पर जीएसटी की छूट है। इसकी विशेषता जीएसटी नहीं लगती है, जीएसटी की छूट है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में। और किसी कारण से मृत्यु के मामले में नामांकित व्यक्ति को 2 लाख रुपए का भुगतान का भी बात है, इसमें 2 लाख रुपया भुगतान भी मिलेगा। तो यह सब इसकी खास विशेषताएं हैं, इसे ध्यान रखिएगा आप। अगला प्रश्न देखिए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना उत्तर प्रदेश में वर्ष मतलब किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो देखिए 2012, 15, 2009 और 10। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो ध्यान रखिएगा। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो यह 2012 में प्रारंभ की गई थी 2012 में। इस तरह से गोला बना दे रहा हूं ताकि आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना उत्तर प्रदेश में वर्ष 2012 में प्रारंभ की गई थी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत 2000 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा किया गया था। विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा चलाई जाने वाली मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY का पूरक है। इसका उद्देश्य वर्ष 2003 तक 1000 व्यक्तियों और उससे अधिक जनसंख्या वाले सभी गाँवों को सड़क उपलब्ध कराना है। मतलब ये सब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की जो शुरुआत हुई थी
यह 2012 में हुई थी, 2012 में की गई थी। लेकिन जो इसका उद्देश्य क्या है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना उत्तर प्रदेश, देखिए यहाँ पर देखिए इसकी शुरुआत तो बहुत पहले हो चुकी थी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की, लेकिन उत्तर प्रदेश में कब इसकी शुरुआत हुई थी, तो यह 2012 में हुई थी। इसी आप ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश में कब शुरुआत हुई थी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की, तो 2012 में हुई थी। अब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में देख लें तो इसकी शुरुआत बहुत पहले हो चुकी थी। सन 2000 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा शुरू की गई थी। विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा चलाई जाने वाली मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना का पूरक है। इसका उद्देश्य 2003 तक 1000 व्यक्तियों या उससे अधिक जनसंख्या वाले सभी गांवों को सड़क उपलब्ध कराना है। मतलब 2003 तक इसका लक्ष्य था कि 1000 व्यक्ति वाला जो भी गांव है जिसकी आबादी 1000 व्यक्तियों से अधिक है उनको सड़क उपलब्ध कराना है 2003 तक। लेकिन 2007 तक 500 वाले आबादी वाले गाँव को भी सड़क उपलब्ध कराने की बात की गई थी 2007 तक। तो इसे आप जरूर ध्यान रखिएगा। और योजना बहुत पुरानी थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो लागू हुई थी 2012 में लागू हुई थी, ऐसे करके। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 7 सितंबर 2005 को पारित किया गया था, लेकिन यह 2 फरवरी 2006 को लागू हुआ था। जो मनरेगा कार्यक्रम है आप जानते हैं, तो यह मनरेगा कार्यक्रम जो है वह 7 सितंबर 2005 को पारित किया गया था। 7 सितंबर 2005 को पारित किया गया था, 7 सितंबर 2005 को पारित किया गया था। और लेकिन यह लागू कब हुआ था, 2 फरवरी 2006 को लागू हुआ था। तो यह दोनों चीज़ें आप अच्छे से देख लें, दोनों बातें आप अच्छे से देख लीजिएगा। 7 सितंबर 2005 को पारित हुआ था और लागू कब हुआ था, फरवरी 2006 में। मनरेगा का उद्देश्य क्या है, तो मनरेगा का उद्देश्य क्या है, तो देखिए कुल 4 उद्देश्य दिए गए हैं। तो देखिए ग्रामीण कुशल एवं बेरोजगार कर्मचारियों के लिए, देखिए कुशल एवं बेरोजगार कर्मचारियों के लिए नहीं है मनरेगा, और कुशल बेरोजगार कर्मचारियों के लिए है। तो यहाँ पर कुशल तो हटा ही दीजिए। तो देखिए ग्रामीण और कुशल बेरोजगार कर्मचारियों के लिए आजीविका सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 100 दिन का रोजगार प्रदान किया जाता है मनरेगा के तहत। तो ये है आपका, अगर कोई अकुशल बेरोजगार कर्मचारी है उसे 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने की बात की गई है मनरेगा में। ग्रामीण और कुशल बेरोजगार कर्मचारियों के लिए आजीविका सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 100 दिन का रोजगार प्रदान करने की व्यवस्था है मनरेगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम सितंबर 2005 में पारित हुआ था। अभी कुछ देर पहले बताया हूं, सितंबर 2005 में पारित होता है और फरवरी 2006 में लागू होता है। अधिनियम 1991 में पहली बार बीपी नरसिम्हा राव द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो देखिए यह अधिनियम जो था बहुत पहले प्रस्तावित किया गया था, लेकिन अपनी पूरी तह तक पहुंचा नहीं था। बाद में फरवरी 2006 में लागू होता है, लेकिन बहुत पहले नरसिम्हा राव की जब सरकार थी उस समय इसे प्रस्तावित किया गया था, प्रस्ताव रखा गया था। अधिनियम 1991 में नरसिम्हा राव द्वारा प्रस्तावित किया गया था। मनरेगा का लक्ष्य जो है ग्रामीण और कुशल एवं बेरोजगार कर्मचारियों के लिए आजीविका सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 100 दिन का रोजगार प्रदान करना है। आवेदन के निवास देखिए जो भी आवेदक हो, गांव का ही व्यक्ति आवेदक होता है, तो आवेदक के निवास के 5 किलोमीटर के भीतर रोजगार प्रदान करना है। ऐसा नहीं है कि बहुत 20 किलोमीटर भेज दीजिए उस मजदूर को, ऐसी बात नहीं है। उसका जो भी निवास होगा उसके निवास के 5 किलोमीटर के भीतर उसे रोजगार देना है। यदि आवेदन करने के 15 दिन के भीतर कार्य प्रदान नहीं किया जाता है तो आवेदक बेरोजगारी भत्ते के हकदार होंगे। यह भी बात आप ध्यान रखिएगा, बेरोजगारी भत्ते के हकदार होंगे अगर उसे 15 दिन के भीतर कार्य प्रदान नहीं किया जाता है। तो यह महत्वपूर्ण पॉइंट जरूर ध्यान रखिएगा। 100 दिन का रोजगार मिलता है और 5 किलोमीटर के भीतर रोजगार भी प्रदान करना है, और 15 दिन के भीतर अगर रोजगार नहीं मिलेगा तो आवेदक बेरोजगारी भत्ते के हकदार होंगे, यह भी ध्यान रखिएगा। और मनरेगा के तहत रोजगार जो होता है एक कानूनी अधिकार होता है, यह भी ध्यान रखिएगा। और सितंबर 2005 में पारित हुआ था और फरवरी 2006 में लागू हुआ था मनरेगा। किसके शासनकाल के दौरान पटवारी को बदलकर लेखपाल कर दिया गया था? पटवारी का नाम बदलकर लेखपाल कर दिया गया था किसके शासनकाल में, मतलब किसके कार्यकाल में किया गया था? तो यह प्रश्न मैं पूछ भी चुका हूँ और पोल के द्वारा मैं पूछा हुआ था यूट्यूब पर। तो देखिए किसके कार्यकाल में हुआ था, तो चौधरी चरण सिंह के कार्यकाल में हुआ था। चौधरी चरण सिंह के कार्यकाल में पहले पटवारी कहा जाता था, लेकिन जब प्रधानमंत्री बने थे चौधरी चरण सिंह तो उन्होंने लेखपाल नाम दिया था पटवारियों को।
तो देखिए चौधरी चरण सिंह के शासनकाल के दौरान पटवारी को बदलकर लेखपाल कर दिया गया। 2006 में उत्तर प्रदेश में लेखपाल सेवा नियमावली जोड़ी गई थी। लेखपाल सेवा नियमावली कब आई थी, यह भी प्रश्न है, आगे पूछा जाएगा। तो देखिए 2006 में लेखपाल सेवा नियमावली आई थी। 2006 में लेखपाल सेवा नियमावली आई थी और उसी में पटवारी का नाम बदलकर लेखपाल किया गया। लेखपाल का कार्य भूमि अभिलेख नियमावली में वर्णित है। और देखिए भूमि अभिलेख नियमावली में वर्णित है, मतलब 2006 में वर्णित है, 2006 में वर्णित है। भूमि राजस्व 1901 की धारा 23 में लेखपाल का वर्णन किया गया। 1901 की धारा 23 में लेखपाल का वर्णन किया गया, ये भी प्रश्न मैं पूछ चुका हूँ, ध्यान रखिएगा। लेखपाल ग्राम स्तर पर सरकार का प्रतिनिधि होता है। 1906 तक उसे स्वयं गांव द्वारा भुगतान किया जाता था। 1906 तक ऐसी स्थिति थी कि गांव समाज के द्वारा ही लेखपाल का वेतन दिया जाता था, लेकिन अब एक वेतनभोगी सरकारी कर्मचारी है लेखपाल, यह चीज ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पर जो भी प्रश्न बताया जा रहा है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और परीक्षा के जो भी सिलेबस है, सिलेबस के बेस पर सारे प्रश्न दिए जा रहे हैं। और पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी लोग देखना चाहते हैं, पीडीएफ लेना चाहते हैं, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय प्रारंभ किया गया था। तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कब प्रारंभ किया गया था, 2003 में, 2004 में, 2005 में या 1992 में। तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कब प्रारंभ किया गया था, तो 2004 में प्रारंभ किया गया था। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कब प्रारंभ किया गया था, 2004 में, ध्यान रखिएगा। इसीलिए मैं हाईलाइट भी कर दे रहा हूँ, गोला कर दे रहा हूँ, वर्ग बना दे रहा हूँ, ताकि आप अच्छे से ध्यान रखें। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय 2004 में प्रारंभ किया गया था। योजना भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई थी। इसे तब सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम में एकीकृत किया गया था। तो सबसे पहले इसे सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के तहत ही एकीकृत किया गया था, लेकिन बाद में इसे अलग कर दिया गया। 2004 में प्रारंभ किया गया था कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, 2004 में, ध्यान रखिएगा आप लोग। और ये जो भी प्रश्न है, कुल 15 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, 15 क्वेश्चन है पूरे। यह सभी प्रश्न ग्राम समाज एवं विकास से संबंधित हैं। और अगर आप परीक्षा होने तक, अगर आप सुनिए, जितने भी लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, परीक्षा होने तक अगर आप लोगों ने पीसीएस पाठशाला को बिल्कुल 100% पूरी तरह से फॉलो कर लिया, तो परीक्षा में बेहतरीन जबरदस्त प्रदर्शन करेंगे, इसका विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ। देखिए और भी चीज़ें देख लीजिए। यह निम्न से संबंधित लड़कियों के लिए शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करता है। तो देखिए कौन कौन सी, यह पूरी तरह से लड़कियों की शिक्षा के लिए व्यवस्था से संबंधित है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय 2004 से प्रारंभ किया गया था। इसमें कौन कौन सी लड़कियां महिलाएं शैक्षिक सुविधा प्राप्त कर सकती हैं। तो देखिए अनुसूचित जाति की महिलाएं, अनुसूचित जनजाति के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, अल्पसंख्यक समुदाय के लिए, या गरीबी रेखा से नीचे के परिवार के जो भी लोग हैं, वह भी लड़कियां शैक्षिक सुविधाएं प्रदान कर सकती हैं। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग की स्थापना कब हुई थी। तो 1875 में हुई थी, 1866 में हुई थी, 1864 में हुई थी, या 1872 में हुई थी। उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग की स्थापना कब हुई थी, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग की स्थापना जो हुई थी 1875 में हुई थी, 1875 में हुई थी, ध्यान रखिएगा। कृषि विभाग की स्थापना 1875 में हुई थी। उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग की स्थापना 1875 के वर्ष में हुई थी। शुरुआत में इस विभाग का कार्य आंकड़ों के संग्रह और मॉडल फार्मों की स्थापना तक सीमित था। 1880 में विभाग भूमि अभिलेख विभाग से संबद्ध था। भारत सरकार अधिनियम 1919 पारित करने के बाद से कृषि विभाग राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आ गया। कृषि का स्वतंत्र विभाग 1 दिसंबर 1919 को अस्तित्व में आया और इसे औपचारिक रूप से 1 मई 1920 को स्थापित किया गया। स्वतंत्रता के बाद गन्ना उत्पादन में संबंधित गतिविधियों को नए संगठित गन्ना विभाग में स्थानांतरित कर दिया गया। देखिए कुछ चीज़ें हैं बहुत ही कठिन हैं और वह जरूरी भी नहीं है। जैसे इतना कुछ मैं आपको बताया हूँ, ये सब उतनी जरूरी नहीं है। आप ध्यान रख सकते हैं तो रख सकते हैं, बस इतना इसमें यही बस ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग की स्थापना कब हुई थी तो 1875 में हुई थी, बस इतना ही काफ़ी है। उत्तर प्रदेश में किस वर्ष लेखपाल सेवा नियमावली जोड़ी गई थी। तो लेखपाल सेवा नियमावली कब जोड़ी गई थी। तो लेखपाल सेवा नियमावली जो जोड़ी गई थी 2006 में जोड़ी गई थी। 2006 में जोड़ी गई थी लेखपाल सेवा नियमावली, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश में लेखपाल सेवा नियमावली 2006 में जोड़ी गई थी। लेखपाल का कार्य भूमि अभिलेख नियमावली में वर्णित है। भूमि राजस्व 1901 की धारा 23 में लेखपाल का वर्णन किया गया है। लेखपाल ग्राम स्तर पर सरकार का प्रतिनिधि होता है। 1906 तक उसे स्वयं गांव द्वारा भुगतान किया जाता था, लेकिन अब वह एक वेतनभोगी सरकारी कर्मचारी है। उसके प्रभार में आमतौर पर 1 या 2 गांव होते हैं। यह चीज़ तो कई दफ़ा मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, यह चीज़ ध्यान रखिएगा। देखिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, जैसे मैंने बताया कि लेखपाल नाम किसके समय दिया गया था, तो चौधरी चरण सिंह के समय में दिया गया था। लेखपाल सेवा नियमावली कब आई थी, 2006 में आई थी।
1901 की धारा 23 में लेखपाल का वर्णन है। ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसे आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश में एक बीघा बराबर होता है, तो एक बीघा कितने के बराबर होता है? 3025 वर्ग गज, 4045 वर्ग गज, 2000 वर्ग गज या 4600 वर्ग गज। तो यह चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछा जाएगा, बिल्कुल पूछा जाएगा लेखपाल के। यह पैमाने आप जरूर ध्यान रखिएगा। तो देखिए एक बीघा कितने के बराबर होता है? तो 3025 वर्ग गज के बराबर होता है। 3025 वर्ग गज के बराबर होता है एक बीघा। तो ये आप इसे ध्यान रखिएगा। आइए अब इसमें व्याख्या में पूरी तरह से आप समझ जाएंगे, पूरी तरह से। उत्तर प्रदेश में एक बीघा 3025 वर्ग गज के बराबर होता है। बीघा उत्तरी भारत में भूमि के क्षेत्रफल को मापने की एक इकाई है। एक बीघा का आकार अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है। देखिए एक बीघा जो होता है वह 3025 वर्ग गज के बराबर होता है। एक बीघा जो होगा वह 3025 वर्ग गज के बराबर होगा। 55 × 55 भी हो सकता है। एक बीघा में कितना बिस्वा होता है? तो 20 बिस्वा होता है। एक बीघा में कितना बिस्वा होता है? 20 बिस्वा होता है, ध्यान रखिएगा। एक गज इलाही मतलब एक गज में कितना इंच होता है? तो 33 इंच होता है। अगर आप सेंटीमीटर से देखें तो एक गज में 92 सेंटीमीटर या देखिए 92 सेंटीमीटर या 33 इंच दोनों हो सकता है। एक एकड़ में देखिए 8 बीघा कितना होता है? 8 बीघा का होगा 5 एकड़। 8 बीघा का होगा 5 एकड़। एक लाठा होता है, लाठा भी कह सकते हैं, लाठा भी कह सकते हैं। एक आमतौर पर लोग लाठा शब्द का प्रयोग करते हैं, लाठा शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन इधर लाठा लिखा है, तो दोनों बातें वही हैं। एक लाठा में क्या होता है? 99 इंच या 8 फीट 3 इंच जो होगा एक लाठा जो होता है 99 इंच या 8 फीट 3 इंच, यह आपका एक लाठा होगा। एक बीघा में 20 कट्ठा भी होता है। एक बीघा में 20 कट्ठा भी बोलते हैं, कट्ठा भी बोलते हैं। एक बीघा में 20 कट्ठा होता है, 20 कट्ठा होता है। एक बीघा में 20 कट्ठा होता है। एक कट्ठा में 20 धूर होता है। एक धूर में 16.93 वर्ग मीटर होते हैं। एक कनवा में 1/16 धूर होता है और एक कनई में 1/16 कनवा होता है। इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा, बहुत समझने के ये आप अच्छे से समझ जाएंगे। अगर दिमाग में थोड़ा सा लगाएंगे तो आप अच्छे से समझ जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कुल मिलाकर यह 15 क्वेश्चन था और यह जो 15 प्रश्न था यह उत्तर प्रदेश ग्राम समाज एवं विकास से संबंधित प्रश्न थे और सभी महत्वपूर्ण थे, जबरदस्त थे। परीक्षा होने तक अगर आप लोगों ने पीसीएस पाठशाला को फॉलो कर लिया, पूरी यकीन दिलाता हूँ बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे, उत्तम ही नहीं सर्वोत्तम प्रदर्शन करेंगे आप। तो यह पहला क्लास था, पहली टेस्ट सीरीज थी और प्रतिदिन 9 बजे, प्रतिदिन 9 PM पर आपको यह टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, प्रतिदिन मिलेगी। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे तो PDF टेलीग्राम में मिल जाएगा और यह आप लोग देख सकते हैं पूरी तरह से। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद आप लोग को। वीडियो को बिल्कुल शेयर करिएगा। धन्यवाद। हमारा एक और यूट्यूब चैनल है द प्रवीण मनी के नाम से, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप हमारे उस चैनल द प्रवीण मनी से भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता रहता हूँ, तो आप उस यूट्यूब चैनल से भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद आप लोग को। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।